my future doctors, this side of Biowali ma'am Amisha Saraswat and I welcome you all on our YouTube channel MedJX। तो बच्चों कल की क्लास में हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस की एनसीईआरटी कवर अप की थी। तो आज की क्लास में टाइम है इस चैप्टर के सारे पीवाईक्यूज करने का। तुम्हें याद हो जब मैंने इस चैप्टर का वन शॉट समझाया था तो मैंने वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे जो पीवाईक्यूज को भी कवर कर रहे थे और इससे एक स्टेप आगे गए थे हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन से। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ये चैप्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो इसकी सारी एनसीईआरटी लाइनर सीरीज देखना ये वाली, इसके बाद पीवाईक्यू सेशन जो आज करने वाले हैं उसको अटेम्प्ट करना। अगर बिल्कुल ये चैप्टर नहीं आता है तो वन शॉट भी करना और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने वहां बताए थे उनको भी अटेम्प्ट करना। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा ये। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है विद रेफरेंस टू जीन आई दैट कंट्रोल एबीए ब्लड ग्रुप। हमें याद है कि जीन आई जिसके 3 एलील्स होते थे वो एबीए ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता था। तो रॉन्ग स्टेटमेंट्स क्या है? अ पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील्स, ये तो सही बात है, कोई 2 ही एलील्स उसके पास होंगे। When IA and IB are present together, they express the same type of sugar, ये गलत है। सेम टाइप की शुगर नहीं करेंगे, ए वाली ए टाइप की शुगर बनाएगा, बी वाली बी टाइप की शुगर बनाएगा। एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, बिल्कुल सही। एंड द जीन आई हैज 3 एलील्स, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि जब ये दोनों एलील्स साथ में होते हैं तो ए टाइप की शुगर भी बनती है और बी टाइप की शुगर भी बनती है। ओके अपने स्कोर भी मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके बताना कि तुम्हारा कितना स्कोर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स बाय पेरेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, F1 F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द डायग्राम। कल एनसीईआरटी में टिक कराया था ना कि सारी प्रोबेबिलिटीज, टाइप्स ऑफ गैमीट्स, ये सब हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय। ये वो इंसान है जिसको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहा जाता है एंड ही इज नन अदर देन योर थॉमस हंट मॉर्गन। किस ऑर्गेनिज्म पे काम किया था? ड्रोसोफिला मेलिनोगास्टर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच बताना है, बहुत ध्यान से सुनना। फिनाइल कीटोन्यूरिया, क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है? नो मैम, फिनाइल कीटोन्यूरिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। सिकल सेल एनीमिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। क्या मैम ये क्रोमोसोम कहां से आ गया? क्रोमोसोम 11 पे तो आई गेस थैलेसीमिया था। कोई नहीं, ये चलो तुम्हारा डाउट है कि ये आता है कि नहीं, आगे का देखते हैं। थैलेसीमिया एक्स लिंक्ड है? थैलेसीमिया नो, थैलेसीमिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव। एंड हीमोफीलिया वाई लिंक्ड है? नो, हीमोफीलिया इज एक्स लिंक। तो अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा स्टेटमेंट आ जाए, ऐसा ऑप्शन आ जाए तो तुम्हें लगे यार ये कहां से आ गया, तो घबराना मत, क्योंकि हमें पता है कि नीट एनसीईआरटी से आएगा। तो अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन भी आ गया, ऐसा ऑप्शन आ गया तो ऑड वन आउट से उसे सही करो। इन तीनों ऑप्शंस पर तो तुम्हें कोई डाउट नहीं है ना, श्योर होना कि ये तो गलत है। तो बस बच गया हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड व्हिच इज द राइट आंसर। समझ में आया? सो दिस इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट योर पीवाईक्यूज एंड योर FYQs, यानी कि फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस जो तुम्हारे सामने आएंगे, समझे फ्यूचर डॉक्टर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग, कल की क्लास में बताया था, एनसीईआरटी में दिखाया भी था कि देखो यहाँ लिखा है हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग प्री प्लांट वेराइटीज डिड मेंडल सेलेक्ट एज पेयर्स which were similar except in one character with contrasting character। कुल मिला के कहानी ये है, कितनी ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज मेंडल ने सेलेक्ट की थी? आंख बंद करके ऑप्शन नंबर सेकंड। देखो इसमें तो कितना इजी है, 7 ऑप्शन नहीं दिया जो तुम्हें कंफ्यूजन होता है ना, तो 14 चूज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज की थी? मैम सुटन एंड बोवेरी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? 4th। वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने अपना डीएनए का हेलिकल मॉडल बताया था। इवन क्रिक ने आगे जाके सेंट्रल डोग्मा भी बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल, मेंडल ने कितने कैरेक्टर्स चूज किए थे? इज इट योर 7 और इज इट योर 14? देखो अगर ट्रेट पूछा जाता तो हर कैरेक्टर के 2 ट्रेट्स थे तो आंसर होता 14, बट उसने कैरेक्टर पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 7।
क्या क्या कैरेक्टर्स चूज किए थे, ड्रॉप दैट इन द कमेंट सेक्शन। क्या क्या थे, प्लांट की हाइट थी, फ्लावर का कलर था, फ्लावर की पोजीशन थी, ये सारे कैरेक्टर्स मुझे बताओ। The best example for pleiotropy is, what is pleiotropy? When a single gene controls multiple effects. This phenomena is called as pleiotropy. और इसका अपोजिट क्या होता था, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो प्लियोट्रॉपी का बेस्ट एग्जांपल क्या है, फिनाइलकीटोन्यूरिया, कलर ब्लाइंडनेस, एबियो ब्लड ग्रुप, स्किन कलर, नीचे के तीनों गलत, ओनली फिनाइलकीटोन्यूरिया। और इसके अलावा एक और एग्जांपल क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया। These both are the example of pleiotropy, क्योंकि फिनाइलकीटोन्यूरिया में फिनाइल एलेनिन अब टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा, बट इसके अलावा इसके बहुत सारे इफेक्ट्स थे, मेंटल रिटार्डेशन था, उसके बाद तुम्हारा हेयर लॉस था, और स्किन पिगमेंटेशन पे भी फर्क पड़ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। What map units यानी कि सेंटीमॉर्गन is adopted in construction of genetic maps? जीन मैप बनाने के लिए क्या सोचा था, किसने बनाया था पहली बार जीन मैप? एल्फ्रेड स्टुअर्ट विंड। स्टुअर्ट द लिटिल देखी होगी तुमने मूवी, तो वहीं से उसका नाम याद कर लो, एल्फ्रेड स्टुअर्ट विंड। इन्होंने ये बोला कि किसी भी क्रोमोसोम पे जो दो जीन्स हैं उनकी दूरी, मतलब उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से। यानी अगर दो जीन्स दूर दूर है तो इसका मतलब उनमें हाई रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन होगा। अगर दो जीन्स पास पास है तो इसका मतलब वो कंप्लीटली लिंक्ड होने के चांसेस ज्यादा शो करेंगे। सो इन्होंने ये बोला कि वन मैप यूनिट, जो इनकी यूनिट रखी थी मैप यूनिट्स यहाँ पे सेंटीमॉर्गन। देखो सेंटीमॉर्गन में हम ऐसे लिखते हैं इसको, सी कैपिटल एम, पहली बात स्मॉल में नहीं लिखना है, और यहाँ पे सेंटीमॉर्गन है, मॉर्गन टू डेडिकेट टू हिज टीचर्स, जो उसके थॉमस एंड मॉर्गन थे वो उसके टीचर थे, तो उनको एक रिस्पेक्ट देके ट्रिब्यूट देके इन्होंने ये यूनिट का नाम रखा। ठीक है, तो 1 सेंटीमॉर्गन इज इक्वल्स टू 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। जितनी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही सेंटीमॉर्गन उनके बीच में डिस्टेंस होगा। ठीक है, और मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है, 50। इस चीज को भी ध्यान रखना है, 50 से ज्यादा रिकॉम्बिनेशन शो नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा जाएगा, यूनिट 100%, 100%, 1%, ऑप्शन नंबर 3। A map, a unit of distance between genes on chromosomes representing 1% crossover. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the genetic disorder in which an individual has overall masculine? मैम हम पहुंच रहे हैं, पहली बात तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, यानी डाउन, टर्नर और क्लाइनफिल्टर में से। अब मैंने वहां पे बताया था एक डिसऑर्डर है जहाँ पे ओवरऑल बॉडी मेल होती है बट कुछ फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। तो ये बीमारी, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46, और कौन सा वाला, XXY। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम भाग के करोगे, भाग के। The frequency of recombination between gene pairs on same chromosome as a measure of distance between genes। किसने बोला था, ये सारी फसाद किसने फैलाई दी, रायता किसने फैलाया था कि भाई मैं रिकॉम्बिनेशन को देख के डिस्टेंस बता दूंगा, कौन था वो, स्टुअर्ट द लिटिल, यानी कि एल्फ्रेड स्टुअर्ट विंड। ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ी इंग्लिश बट बहुत इजी है। एंटिरहिरम स्नैपड्रैगन, इस फ्लावर का नाम सुनते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कंप्लीट डोमिनेंस। इसमें अ रेड फ्लावर वाज क्रॉस्ड विद अ व्हाइट फ्लावर। रेड फ्लावर का फिनोटाइप, जीनोटाइप क्या होता है ये, और व्हाइट वाले का ये। ठीक है, एंड इन F1 जनरेशन ऑल पिंक्स वर ऑब्टेन्ड, और पिंक का क्या था, ये पिंक हो गया। व्हेन पिंक फ्लावर वर सेल्फ्ड, जब पिंक फ्लावर की सेल्फिंग कराई थी तो तुम्हें याद है ना 1:2:1 का जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो आया था। After generation showed white, red, pink flower. White के लिए small r, red के लिए capital R, and pink के लिए capital R, small r. Choose the incorrect statement. पहले टिक कर दिया करो, करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। This experiment does not follow the principle of dominance. सही बात है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पिंक कलर फ्लावर इन F1 is due to incomplete dominance। लो कितना सिंपल, F1 में incomplete dominance होने की वजह से ही तो पिंक फ्लावर आया था। बट मैम एक बार थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, क्या जा रहा है। रेशियो ऑफ F2
is 1/4 due to incomplete dominance. 1/4 रेशियो था, रेशियो ऑफ F2 is no, 1:2:1 था, 1/4:1/2:1/4. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो भाई यूनिवर्सल है, वो तो चाहे तुम कुछ भी कर लो हर जगह अप्लाई होगा. सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर. नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ध्यान देना, मेल फ्रूट फ्लाई इज हेट्रोगेमेटिक. हाँ, मेल वाली XY होती है. इन मेल ग्रासोफर्स 50% ऑफ स्पर्म्स हैव नो सेक्स क्रोमोसोम्स. याद है हैंकिंग बॉडी इंसेक्ट्स में. In domesticated fowls, sex of progeny depends upon the type of sperm rather than egg. क्या ये बात सही है? किसमें? Fowls में. Fowls में ZZ वाला सिस्टम है और मैंने तुम्हें कल ही एक ट्रिक बताई थी, जहां पर X वाला सिस्टम होगा वहाँ हेट्रोगेमेटिक मेल होगा, जहां Z वाला सिस्टम होगा वहाँ हेट्रोगेमेटिक फीमेल होगी. And it is the heterogametic organism that will decide the sex of the offspring. तो एक बार इसको छोड़ के ये वाली भी पढ़ लो. ह्यूमन मेल्स हैव वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम्स मच शॉर्टर देन द अदर. छोटा होता है, ठीक है. तो यहाँ पे तुम्हें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है. ये स्टेटमेंट सही है, ये वाली स्टेटमेंट गलत है. ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट गलत है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे फीमेल डिसाइड करती है सेक्स को. सेलेक्ट द करेक्ट मैच. करेक्ट मैच बताना है. अब देना को ना ध्यान से सुनना. फ्रैंकलिन स्टेल कॉइन्ड द टर्म लिंकेज. क्यों गलत है ये स्टेटमेंट? क्योंकि ये मॉर्गन ने दिया था, है ना, कल के एनसीईआरटी में पढ़ा था. पुनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट. ब्रिटिश था, चलो ठीक है, डाउट में रख लेते हैं, याद नहीं आ रहा मैम. स्प्लाइसियोसोम टेक्स पार्ट इन ट्रांसलेशन. नो. किसमें काम करते हैं ये? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय एल्टमैन. ट्रांसडक्शन को एल्टमैन ने डिस्कवर किया था. मैम हम तो फंस गए, हम इसमें भी फंस गए, हम इसमें भी फंस गए, हमें पता ही नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, इसमें क्या जाएगा? पुनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट. कल ही पढ़ा था ना मैं, विगिनाल सी पुनेट ब्रिटिश साइंटिस्ट था. तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर. समझ में आया फ्यूचर डॉक्टर्स? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर. तो तुम्हें घबराना नहीं है, ऑप्शन से देखना है और विजुलाइज करना है. चलो आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड? रॉन्गली मैच का तुम्हें बताना है. स्टार्च सिंथेसिस इन पी मल्टीपल एलेलिज्म शो करता है. स्टार्च सिंथेसिस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा था. इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा था, तो ये गलत है. एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में को डोमिनेंस होती है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को डोमिनेंस होती है, या फिर एबी ब्लड ग्रुप, ये भी गलत है. एक्सओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ग्रासहोपर में होता है क्या? हाँ. और थॉमस हंट मॉर्गन इज रिलेटेड टू लिंकेज. एक सेकेंड, इसमें तो तुम्हारा फिर सारे गलत जा रहा है. ओके, इनकरेक्ट बताना है ना. स्टार्च सिंथेसिस इन पी मल्टीपल एलेलिज्म. चलो ठीक है, इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर एक पार्ट होता है कोडोमिनेंस, एबी वाला. ठीक है, क्योंकि हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो पूरी तरीके से रॉन्ग ही है. स्टार्च सिंथेसिस मल्टीपल एलेलिज्म का पार्ट नहीं था, स्टार्च सिंथेसिस उसका पार्ट था. प्लियोट्रॉपी का कह लो, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, मल्टीपल एलेलिज्म का पार्ट नहीं था. तो वन ऑप्शन इज रॉन्ग. ठीक है, जहां डाउट में फंसो तो उस ऑप्शन पर गौर फरमाओ जो तुम 100% श्योर हो कि ये राइट होगा या रॉन्ग होगा. ठीक है. Which of the following characteristic represents inheritance of blood groups in human? Inheritance of blood group की बात चल रही है, तो उसके attributes. Dominance होती है, हाँ dominance तो होती है एक तरीके से. Multiple dominance होती है, multiple allelism होता है. Polygenic inheritance होती है, नहीं होती. Co-dominance होता है. तो इसमें क्या जाएगा? Represent inheritance of blood group. A सही है, C नहीं, B सही है, ए और बी, तो फिर सी वाला जा रहा है मल्टीपल डोमिनेंस. ये मेरे हिसाब से यहाँ पे एलेलिज्म होता तो ज्यादा सही था. या फिर हाँ, इसको ऐसे भी तो कर सकते हो, मल्टीपल डोमिनेंस, क्योंकि ए और बी दोनों डोमिनेंट शो हो रहे थे, क्योंकि आई ए डोमिनेंट था, आई बी डोमिनेंट था, आई और रिसेसिव था. तो उस तरीके से एक ही जीन के मल्टीपल एलील्स डोमिनेंसी शो कर रहे थे. तो हाँ, उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी भी सही होगा. तो यहाँ पे कौन सा जाएगा? ए, बी एंड सी. A, B and C. समझ में आया? क्लियर है? जब भी ऐसे फंस जाओ तो तुम ये भी देख लो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस तो नहीं होता ना,
तो तीनों ऑप्शन में ई है, तो अपने आप ही वो डिस्कार्ड हो जाने हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है एट द रैंडम, तुम्हें बस दिमाग लगाना है अपना। A woman has X-linked condition on one of her X chromosome. This chromosome can be inherited by. वुमेन के पास ये सिचुएशन है, X मान लो ये कोई C है और ये X, ये कंडीशन, तो ये वाला क्रोमोसोम कौन इनहेरिट कर सकता है? ओनली डॉटर्स, ओनली सन्स, ओनली ग्रैंड चिल्ड्रन, बोथ। पहले मैंने हमेशा से बताते आई हूँ ओनली वर्ड को मत लो, बट फिर भी चलो हम ले लेते हैं मेल। मेल मान लो कुछ भी हो, तो अब बच्चों के पास क्या क्या कॉम्बिनेशन आ सकते हैं? XC, XC, X, X, यहाँ आ जाएगा X, यहाँ आ जाएगा X, एक बार X से और एक बार Y से, एक बार Y से, एक बार X से, एक बार Y से। देखो ये XC X के पास भी जा सकता है, ये बन जाएगा, ये XC Y के पास भी जा सकता है, ये बन जाएगा, ये X X के साथ जुड़ेगा, ये X Y के साथ जुड़ेगा, तो ये तो फीमेल है और ये तो मेल है, तो ये दोनों के पास चला जाएगा, बोथ सन एंड ग्रैंड डॉटर्स, दोनों के पास जाएगा। आया समझ में? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स व्हिच वन वाज नॉट कंसिडर्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट्स? क्या मेंडल ने कंसिडर नहीं किया था? स्टेम, टॉल और ड्वार्फ, ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ट्राइकोम्स कैन बी ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, स्टेम हियर, सीड, ग्रीन और येलो, पॉट इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर 2 का तो कहीं पे भी लेना देना था ही नहीं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ डिसीज कॉज्ड बाय ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिस्जंक्शन। प्राइमरी नॉन डिस्जंक्शन का मतलब होता है इनेबिलिटी ऑफ क्रोमोसोम्स टू सेपरेट। किस स्टेज में सेपरेट होते हैं क्रोमोसोम्स? माइटोसिस मेयोसिस के किस स्टेज में सेपरेट होते हैं? सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज। एनाफेज के टाइम पे इनका सेपरेशन होता है, ठीक है, तो एनाफेज में सेपरेट नहीं हो पाते। तो नॉन डिस्जंक्शन से सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा, caused by autosomal primary non-disjunction. It is your Downs syndrome, ट्राइसोमी हो जाती है। समझ में आया? नेक्स्ट, द जीनोटाइप ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ आर IA, IB और दूसरा है IA, IO। तो पहले इन जीनोटाइप से देखते हैं कि बच्चे के पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। तो बच्चा बन सकता है IA, 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 IO, IB, IA, IB, IO. Now, how many different genotypes and phenotypes are possible? तो तुम्हारे पास कितने जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स पॉसिबल हैं इस क्रॉस से? तो देखो जीनोटाइप क्या क्या आ रहा है, पहले फिनोटाइप देखते हैं। ये A ब्लड ग्रुप, ये AB ब्लड ग्रुप और ये B ब्लड ग्रुप, ये 3 फिनोटाइप्स आ रहे हैं, तो 3 वाले 2 बचते हैं। अब जीनोटाइप 1, 2, 3, 4, चारों ही जीनोटाइप अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 जीनोटाइप्स, नहीं ये वाला नहीं, ऊपर वाला, 4 जीनोटाइप्स एंड 3 फिनोटाइप्स। समझ में आया? ब्लड कलर क्या होगा, सॉरी ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा, AB होगा, B होगा, और इनको बनाने के लिए तुम्हारे पास चारों डिफरेंट टाइप्स के जीनोटाइप्स मिल रहे हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किन सालों में मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था? तो मेंडल ने 7 साल तक काम किया था, 1856 से 1863 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। समझ में आया? अगला क्वेश्चन, थैलेसीमिया and sickle cell anemia are caused due to problems in globule molecule synthesis. अब यहाँ तुम्हें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। बोथ आर ड्यू टू क्वालिटेटिव, नहीं, पहले तुम मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें बहुत बार बोला है कि सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, इनमें से कौन क्वांटिटेटिव है कौन क्वालिटेटिव है? सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन बनता है, क्वालिटी अफेक्ट होती है, यहाँ हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस कम होता है, तो ये क्वालिटेटिव है और ये क्वांटिटेटिव है ना। तो अब ढूंढ लो ऐसा ऑप्शन। सिकल सेल इज क्वांटिटेटिव, गलत है। बोथ आर क्वांटिटेटिव, नहीं। बोथ आर क्वालिटेटिव, नहीं। ये वाला ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, रॉन्ग। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय सटन
एनसीईआरटी की लाइन है, घबराना नहीं है। लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वर प्रपोज्ड बाय मेंडल, बच्चा भी जानता है। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन वर डिस्कवर्ड बाय सिप्टन। आर यू श्योर? लेट्स सी। 3 scientists independently rediscovered Mendel's law in 1900. एवरी, मैकली और मैकार्टी। ये सही है, इसमें ये सही है, ये सही है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे आना चाहिए था T.H. मॉर्गन का नाम। That's why ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तुम्हारे कितने क्वेश्चंस के आंसर सही निकल रहे हैं तुम्हें पता होना चाहिए, मुझे भी पता होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना। आगे बढ़ते हैं। The recessive genes located on X chromosomes in humans are always, जो recessive gene X क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा वो हमेशा कैसा होगा? सब लीथल, एक्सप्रेस्ड इन फीमेल्स, एक्सप्रेस्ड इन मेल्स एंड लीथल। कल एक लाइन लिखवाई थी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव की जो मेल्स में आने की प्रोबेबिलिटी है वो 4 और फीमेल्स में कितनी 0.8, ऐसे कुछ लाइन थी ना, हमने पढ़ी थी। तो रिसेसिव है एक्स क्रोमोसोम में। देखो अगर फीमेल में हुआ, ये मान लो कुछ रिसेसिव होता, तो ये एक्स उसको दबा ही देगा। मेल्स में अगर ये रिसेसिव हुआ तो मेल्स में तो इसको दबाने के लिए दूसरा एक्स है ही नहीं ना, तो ये हमेशा एक्सप्रेस हो जाएगा मेल्स में। क्लियर? इसलिए मेल्स में एक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारियों की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फीमेल्स, बिकॉज इन फीमेल्स अनदर एक्स सप्रेसेस इट्स इफेक्ट। Which of the following is not true for the experiment of Mendel on P? कौन सा सही नहीं है, ध्यान से सुनना। His experiment had small sampling size, लो पहला ही स्टेटमेंट, large sample size लिया था उसने, है ना। He chose characters of 2 contrasting states, he drew, ये सही है, ये सही है, open pollination, ये वाला गलत है क्योंकि उसने large sample size लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, select the correct match, correct option बताना है, अब ध्यान से सुनना। Klinefelter syndrome is due to extra X chromosomes and results in sterile male। क्या लगता है भाई लोग? मैम थोड़ा सा ना डाउट है कि XY में से Y एक्स्ट्रा आया था या X एक्स्ट्रा आया था, बट हम इसको क्वेश्चन मार्क लगा के थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। Phenylketonuria is X linked disease, चलो भाई यहीं से इसको फुटाओ। Down syndrome is due to triploidy, ट्राइसोमी और ट्रिप्लॉइडी में जमीन आसमान का अंतर है। ट्राइसोमी में एक क्रोमोसोम का नंबर चेंज हुआ है, ट्रिप्लॉइडी में पूरी प्लॉइडी चेंज हो गई। नो, टर्नर सिंड्रोम इज ड्यू टू ट्राइसोमी मोनोसोमी। अब यहां से हमारा ऑप्शन 1 सही तो आ गया, लेकिन ये तो हमने तो ऐसा हो गया ना कि ऑड वन आउट से कर दिया, लेकिन कंसेप्ट क्या है? ये भाई इसकी मेन बॉडी मेल बनना चाह रही थी, ओवरऑल बॉडी इज मेल, तो बीच में फसाद की जड़ क्या आया? ये तीसरा, ये दो लोगों के बीच में जब भी तीसरा आता है हमेशा क्या करते हैं तुम्हें बताइए, है ना। तो ऐसी एक्स और वाई के बीच में जो तीसरी औरत आई है, यही उसके अंदर क्या बनाती है? गायनेकोमेस्टिया। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, कि एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम की वजह से यहाँ पे ये सारी चीजें हुई है। ठीक है, समझ में आया? चलो, हो न्यूमेरिकल क्वेश्चन। If a color-blind man marries a woman who is homozygous for normal color vision, यानी कि यहाँ पे फीमेल का पता चला और मेल का पता चला जीनोटाइप। मैन है कलर ब्लाइंड यानी कि XCY, फीमेल नॉर्मल विजन के लिए होमोजाइगस है यानी कि XX। The probability of their son being color blind, सन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो यहाँ पे पहले क्रॉस बनाओ, XCX XY XXC XY, बच गया बेचारा, सारे बच्चे बच गए। फीमेल बनी है बेचारी, कैरियर बनी है, मेल पे तो आया ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 0। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। मैम ऐसा नहीं लग रहा कि आपने कल जो बताया था वो छप के आए हैं क्वेश्चन? ये सारी एनसीईआरटी से, और तो मैं एन वक्त पे लगेगा कि यार ये कहाँ से आ गया, तो कुछ भी तुम्हारे सिलेबस से बाहर नहीं है। True breeding plant is near homozygous and produce offsprings of its own kind. Always homozygous recessive? No. One that is able to breed on its own? No. Produced due to cross pollination? No. तो यही है, नियरली होमोजाइगस होता है ये, और उसी के जैसे ऑफस्प्रिंग आगे बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो हो, पढ़ते हैं। A cell at telophase is observed by a student in plant brought from the field। ठीक है, telophase में पढ़ा।
He tell his teacher that this cell is not like other cell at telophase stage. बाकियों की तरह नहीं है. ये क्या बोल रहा है, मेरा वाला सबसे अलग है. ये वही वाली कहानी है कि ये वाला सेल बाकी सबसे अलग है. He tells his teacher that this cell is not like other. ठीक है. There is no formation of cell plate. मतलब यहाँ पर बीच में सेल प्लेट नहीं बनी जो प्लांट सेल में बनती है. And the cell is containing more number of chromosome as compared to other dividing cells. So यानी कि यहाँ पे जब डिवीजन ही नहीं होगा तो सेल में प्लॉइडी बढ़ जाएगी, है ना, सिंपल सा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस बन जाता है, यहाँ पे न्यूक्लियस बन जाता है. नॉर्मल सेल है तो यहाँ पे मान लो अगर ह्यूमन का ही होता, लेट्स सपोज, तो 46 इधर होते, 46 इधर हो जाते. तो ये क्या हो गया मम्मी जी, क्या हो गया बच्चों जी, क्या हो गया, पॉलीप्लॉइडी हो गई, है ना, रिपीटेशन हो गया, प्लॉइडी का मल्टीप्लिकेशन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस क्या होती है, जहां पर हम अपने जो प्रोजेनी है उसको पेरेंटल जनरेशन के रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीनोटाइप. नाउ इन अ टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग F1 डाइहाइब्रिडोफ्लाइड. अभी तक तो मोनोहाइब्रिड टफ लग रहा था, अभी डाइहाइब्रिड में भी टेस्ट क्रॉस कर रही थी, चलो कोई नहीं. मोर पेरेंटल टाइप ऑफस्प्रिंग्स वर प्रोड्यूस्ड. ज्यादा से ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स पेरेंटल बन रहे थे. अगर मोर पेरेंटल है तो यहां से तुम क्या कंक्लूड कर सकते हो कि जीन्स मोर लिंक्ड है. ठीक है. नाउ वर प्रोड्यूस देन रिकॉम्बिनेंट टाइप. इससे क्या पता चल रहा है, the two genes are located on two different chromosomes? No. Chromosomes fail to separate? No. Two genes are linked and present on same chromosome? Yes ma'am. Option number 3 is the right answer. Clear है, बहुत सिंपल है ना. अगला क्वेश्चन. पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट. अब तुम्हें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ध्यान से एक बार स्टेटमेंट को पढ़ो और आंसर बताओ. हीमोफीलिया इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव. जी हाँ, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होती है. डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एनोप्लॉइडी. यस. ट्राइसोमी इज एन एन्यूप्लॉइडी, हाइपर एन्यूप्लॉइडी. फिनाइलकेटोन्यूरिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव. वेरी गुड. सिकल सेल एनीमिया इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव. नो, ऑटोसोमल रिसेसिव. तो कौन सी करेक्ट हो जाएंगी, A, B and C. These are correct. Clear? अगला क्वेश्चन करते हैं, मैचिंग. चलो एक बार तुम करो अटैम्प्ट, मैं साइड हो जाती हूँ, एक बार अटैम्प्ट करो क्या आंसर आना है. Many genes govern a single character. मल्टीपल जीन्स एक ही कैरेक्टर को करते हैं, तो ये हो जाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जैसे कि स्किन कलर. इन हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन अलील एक्सप्रेस. डोमिनेंस की यही कहानी है. इन अ हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म्स बोथ express fully codominance AB blood group. Single gene influence many characters. Pleiotropy. तो क्या जा रहा है हमारा, A का 2, B का 3, ऑप्शन नंबर 2. क्लियर? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन प्लांट, यानी कि कैपिटल T is crossed with dwarf true breeding garden pea plant, यानी कि small t. ठीक है. When F1 plants were self, the resulting genotypes were in the ratio of. इसके F1 निकले और इनकी सेल्फिंग कराई तो बच्चा जानता है क्या आएगा, 1:2:1 का रेशियो आएगा. तो 1:1 दो जगह है, लेकिन क्या लिखा है, टॉल होमोजाइगस, टॉल हेट्रोजाइगस, ड्वार्फ. पहला ही सही है क्योंकि होमोजाइगस 1 आता है ना, तो इसका पहला स्टेटमेंट इज द राइट वन. क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स हीमोफीलिया. क्या इसमें से सही से हीमोफीलिया को बताता है. रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर. यस, सेकंड ऑप्शन. क्वेश्चन. How many pair of contrasting characters in pea plants were studied by Mendel? I guess this question is getting repeated. ये 7 था. कैरेक्टर्स आ जाए तो 7, ट्रेट्स आ जाए तो 14, ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स आ जाए तो भी 14. ठीक है. अगला क्वेश्चन. A man with blood group A marries a woman with blood group B. What are the possible group of the offsprings? अब यहाँ पे ना तिकड़म चलानी पड़ेगी. देखो, A ब्लड ग्रुप का बी ब्लड ग्रुप से मैरिज कर रहा है. अब यहाँ पे इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, IA या फिर IAIO, ये हो सकता है ना. या फिर इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है इस वाले का, IBIO. इतना समझ में आया.
यहाँ वैसे कोई सा भी कॉम्बिनेशन आपस में वो कर सकता है, क्या कर सकता है, क्रॉस करा सकता है। तो अगर मैं इन दोनों को लूं तो यहाँ पे ए बी भी बन जाएगा, इसको और इसको लूं तो यहाँ पे ए बी भी बनेगा, ओ भी बनेगा, नहीं ए बनेगा, हाँ इसको और इसको लूं तो ए बी भी बनेगा और बी भी बनेगा, इसको लूं तो ए भी बनेगा, बी भी बनेगा, ओ भी बनेगा। मतलब यहाँ पे चारों टाइप के कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, ए भी बन सकता है, ए बी भी बन सकता है, ए बी भी बन सकता है और ओ भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये वाला और ये वाला केस हुआ, इस वाले केस को, तो ए बी बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा, ओ बनेगा, कोई सा भी हो सकता है। एक ही में जब चारों केसेस आ गए तो बाकियों का तो क्या ही लेना देना, मतलब है ना। तो यहाँ पे उसने फिक्स नहीं किया हुआ कि जीनोटिपिकली क्या गिवन है, तो जीनोटिपिकली तुम कुछ भी अपने आप में सोच सकते हो, तो सारे ही ब्लड ग्रुप्स बन जाएंगे। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, मल्टीपल अलील्स आर प्रेजेंट। मल्टीपल अलील्स, पहली बात एक सेल में दो ही होंगे और दोनों सेम पोजीशन पे होंगे, एंड जीन की पोजीशन को हम बोलते हैं लोकस और इन दोनों क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। समझ में आया? सो एट सेम लोकस ऑन द क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम पे तो नहीं होंगे। ऑन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स नो, ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स नो, एट डिफरेंट लोकस ऑन सेम क्रोमोसोम, ये तो गलत है, यही होगा फिर। यहाँ पे स्टेटमेंट अधूरी अधूरी लग रही है, जस्ट टू क्रिएट द कंफ्यूजन, तो यहाँ पर होमोलोगस के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स पे, और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स डिफरेंट क्रोमोसोम्स एट डिफरेंट लोकस ऑन द सेम क्रोमोसोम्स, हाँ तो सही है, एट द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। बट यहाँ पे लोकस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, लोकस वर्ड को डिफाइन करना होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ अ जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर, इसको कहा जाता है ट्रांसलोकेशन, विच इज अ टाइप ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, म्यूटेशन। तो ये ट्रांसलोकेशन हो जाएगा, वैसे भी नाम को तोड़ के पता चल रहा है लोकेशन का ट्रांसफर हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ अलील्स आर क्या होती हैं? डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ अ जीन, heterozygotes, different phenotypes, true breeding homozygotes. So different form of a gene are called as alleles. Clear? Next question. Abnormal human baby with XXX sex chromosomes was born due to, किस वजह से born हुआ होगा? Fusion of two ovum by one sperm, which is not possible. Fusion of two sperms and one ovum, तो दो Y होते. फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म इन फादर या फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ओवम इन मदर। तो फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ओवम हुआ होगा मदर में, कि दोनों एक्स अपोजिट पोल पे ना जाके एक ही पोल पे आ गए और फिर वाई क्रोमोसोम आके इससे फ्यूज कर गया। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कलर ब्लाइंडनेस पे है, तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। अ कलर ब्लाइंड मैन मैरिज अ वुमन विद नॉर्मल साइट। कलर ब्लाइंड मैन है XCY और मैरी करता है वुमेन विद नॉर्मल साइट हु हैज नो हिस्ट्री ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि वुमेन नॉर्मल ही रहेगी, कैरियर भी नहीं है, ये कंडीशन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर ग्रैंड सन बीइंग कलर ब्लाइंड? ग्रैंड सन के होने की प्रोबेबिलिटी, तो पहले मैं इससे बच्चे बना लेती हूँ, XCX, उसके बाद XY, ठीक है। अब देखो लड़कों की तरफ से जो बच्चा बनेगा वो तो मतलब नॉर्मल ही है, डिपेंड करता है दूसरे वाला जो पार्टनर है वो कैसा है। मैं इसको बनाती हूँ इधर की तरफ से, जैसे मैं XCX की शादी करवाऊं एक नॉर्मल मेल से, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आएंगी? ये आएगा XCX, उसके बाद XCY, उसके बाद XX और XY। तो यहाँ पे सन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 50%। वही अगर मैं दूसरी कंडीशन ले लूं कि इस फीमेल ने इस इंसान के साथ शादी करी है, इस इंसान के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? XCXC, मतलब फीमेल तो हो गई अफेक्टेड, उसके बाद XCY, उसके बाद XXC और XY। तो इस केस में भी सन के प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 50%। ये तो हो गया अगर मैं फीमेल के ग्रैंडसन देखती हूँ फीमेल साइड से। बट अगर मैं मेल साइड से देखूं तो मेल साइड से क्या हो सकता है? XY इंटू XX, तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, और XY इंटू XCX, तो यहाँ कितना हो जाएगा? XXC
उसके बाद XCY, XXXY। देखो मेल साइड से अगर तुम करने बैठोगे तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज हैं, तुम एक पर्टिकुलर रेशियो पे नहीं आ पाओगे, इसीलिए ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ बोथ वाला, तुम्हें तो एक ही वैल्यू सेट करनी है। तो तुम्हारा यहाँ से एक फिक्स्ड परसेंट आ रहा है कि तुम किसी भी सिचुएशन में करा लो, 50% आ रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि 0.5, 50%। ठीक है, क्योंकि मेल साइड से अगर मैं करने की कोशिश कर रही हूँ तो वहां पे अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग परसेंटेज आ रही है, विच इज गोइंग टू जस्ट क्रिएट अ मैथ, तो इसलिए तुम एक फिक्स्ड रेशियो वाले से आंसर को सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म लिंकेज वाज कॉइन्ड बाय, किसने दिया था, थॉमस हंट मॉर्गन। चलो आगे बढ़ते हैं। अ जीन शोइंग कोडोमिनेंस, जो जीन कोडोमिनेंस शो कर रहा है, हैज alleles tightly linked on same chromosomes, alleles recessive, नहीं, दोनों alleles इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करेंगे, ये कहानी होती है कोडोमिनेंस की। समझ में आया? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होता है, जब एक जीन मल्टीपल इफेक्ट्स शो करता है। सो दिस इज कंट्रोल्स अ ट्रेट ओनली इन कॉम्बिनेशन, कंट्रोल्स मल्टीपल ट्रेट्स, थर्ड ऑप्शन। मल्टीपल ट्रेट्स कंट्रोल करेगा तो प्लियोट्रॉपी, और इसका अपोजिट हो जाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हिज क्लासिकल एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट्स मेंडल डिड नॉट यूज, मेंडल ने इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक यूज नहीं किया था? सो इट वाज पॉड लेंथ। पॉड का कलर देखा था, पॉड की शेप देखी थी, लेकिन पॉड की लेंथ नहीं देखी थी, स्टेम की लेंथ भली देखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट कलर इन स्क्वैश इज, देखो ये वैसे तो फालतू का है, बट एक कंसेप्ट होता है एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस में क्या होता है, जैसे अभी क्या है, एक जीन के दो अलील्स हैं, तो डोमिनेंट वाला रिसेसिव वाले को मास्क कर देता है, लेकिन मान लो हमारे पास दो जीन्स हैं, जीन 1, जीन 2, इसके दो अलील हैं ये, इसके दो अलील हैं ये, तो यहाँ पे एक अलील दूसरे जीन्स के इफेक्ट को सप्रेस कर सकता है, इसे कहा जाता है एपिस्टेसिस। अगर डोमिनेंट वाले ने बाकियों को सप्रेस किया तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रिसेसिव वाले ने किया तो रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो वैसे तो इस क्वेश्चन को तुम स्किप भी कर सकते हो, बट ठीक है, ये जो डोमिनेंट एपिस्टेसिस है उसका एग्जांपल है ये थर्ड। बस एपिस्टेसिस क्या होता है इससे समझ लो, जब दो अलग अलग जीन्स के अलील्स एक दूसरे के इफेक्ट को मास्क कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एपिस्टेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ह्यूमन फीमेल विद टर्नर सिंड्रोम, क्या कैरेक्टरिस्टिक शो होंगे? इज एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन विद नॉर्मल हस्बैंड, नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो स्टेराइल होती है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत। 45 क्रोमोसोम्स होते हैं, यस, XO, एक क्रोमोसोम की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, एक मैन है XY, इसके फादर कलर ब्लाइंड थे XCY, तो ये भी क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंड, XCY। मैरिज अ वुमन हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर एंड अ नॉर्मल फादर। अब इसको देख लेते हैं, कलर ब्लाइंड मदर और नॉर्मल फादर, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, XCX, XCY, XX, XY, यानी कि मैं बना लूं इसको कैरियर। भाई अगर देखो तुम्हें नॉर्मल लेनी होती तो इतनी इन्फॉर्मेशन की क्या जरूरत थी, वो बोल देता नॉर्मल लड़की से शादी कर ली, उसने बताया कि ये सिचुएशन है, यानी कि वो तुम्हें बता रहा है, रास्ता बता रहा है कि तुम कैरियर वाली को चूज करो। सो ये क्रॉस की XCX। अब आगे क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन विल बी कलर ब्लाइंड, मेल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा XCXC, XCX, XCY और XY। तो उसने टोटल चिल्ड्रंस में से बच्चों का नहीं पूछा, उसने मेल चिल्ड्रंस में से पूछा है, और तुम्हें पता है कि यहाँ पे कितना रेशियो शो हो रहा है, हाफ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 50%। समझ में आया? चलो अगला सवाल, यहाँ पे तुम्हें हीमोफीलिया से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू हीमोफीलिया। अ सिंगल प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज इफेक्टेड, नहीं, हीमोफीलिया में 2-3 प्रोटीन अफेक्ट हो जाते हैं, जिस वजह से हीमोफीलिया A, B, C इसके टाइप्स हो जाते हैं। इट इज अ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, बिल्कुल। इट इज अ रिसेसिव डिसऑर्डर, बिल्कुल, तभी तो ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, एंड इट इज डोमिनेंट डिसीज, तो ऑप्शन नंबर 4 इज रॉन्ग। ठीक है, इफ 2 persons with AB blood group marries and have sufficiently large number of children, 2 person है with AB blood group, इन दोनों ने आपस में शादी करी, ठीक है। नाउ
These children could be classified as A, AB and B. अब यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इनके पास ये की पॉसिबिलिटी है I A I B I A I B. अब यहाँ से क्या बन सकता है, I A एक बार बन जाएगा I A I B, फिर बनेगा I A I B दोबारा से, और लास्ट में बनेगा I B I B. तो इसकी रेशियो कितना आ रहा है 1:2:1, जो तुम्हें दिख भी रहा होगा. Now modern techniques of protein electrophoresis reveals presence of both type proteins in AB blood group. This is मतलब कितनी कहानी बनाई है फालतू का पूछने के लिए कि AB blood group क्या है, कोडोमिनेंस, क्योंकि दोनों प्रोटीन्स दिख रहे हैं उसके अंदर. ठीक है. अगला क्वेश्चन, which Mendelian idea is depicted by a cross in which F1 resembles both the parents. दोनों पेरेंट्स को अगर रिजेंबल करती है तो उसे हम नाम देते हैं कोडोमिनेंस. क्या नाम देते हैं, कोडोमिनेंस. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is not true for two genes that show 50% recombination frequency. कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. If the genes are present on same chromosomes, they undergo more than one crossover in every meiosis. अगर एक जीन्स सेम क्रोमोसोम में प्रेजेंट हो तो वो सबसे ज्यादा क्रॉसओवर, एक से ज्यादा क्रॉसओवर करते हैं. The genes may be on different chromosomes. The genes are tightly linked. The genes shows independent assortment. देखो मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो हो सकती है वो हो सकती है 50%. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर टू जीन्स दैट शो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी. मतलब बहुत ज्यादा रिकॉम्बिनेंट्स तो बन रहे हैं, लेकिन क्या स्टेटमेंट गलत है, ये वाली थर्ड वाली टाइटली लिंक्ड. टाइटली लिंक्ड अगर होते तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी तो 0 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी होगा, डिफरेंट क्रोमोसोम में भी हो सकते हैं, तभी तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हाई होगी, और या फिर एक ही क्रोमोसोम में होने के बावजूद भी एक से ज्यादा क्रॉसओवर हुआ होगा. अगला सवाल, if both parents are carriers for thalassemia, which is an autosomal recessive disorder, let it be like this, which is लो आगे लिखा हुआ है autosomal recessive disorder. What are the chances of pregnancy resulting in an affected child? Sorry, affected child होने की probability बहुत easy है, 1:2:1. यही अफेक्टेड है तो कितना हो जाएगा 25%. ठीक है, 25%. बेटा न्यूमेरिकल से तुम ऐसे खेलोगे अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो. लो अगला क्वेश्चन आ गया. थैंक यू. सो थैंक यू वेरी मच माय फ्यूचर डॉक्टर्स फॉर गिविंग मी सो मच टाइम कि तुमने मेरे साथ साथ इस चैप्टर के सारे PYQs करे. उम्मीद है तुम्हें सारे चैप्टर मतलब सारे जो PYQs है वो तुमसे बने होंगे. तुम्हारा जो भी स्कोर आया डू ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन. मिलते हैं अगले सेशन में जहां हम रिप्रोडक्टिव यूनिट स्टार्ट करेंगे NCERT लाइनर एज वेल एज PYQ सीरीज. सो स्टे ट्यून्ड. बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर.